राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए हम लोग एम.एड थर्ड सेमेस्टर के लिए देख रहे हैं और ये पेपर है पेपर 302 मैथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च सेकंड। अच्छा आपको एक बात बताऊँ, ये प्रीवियस ईयर के पेपर चले, आपको पता ही है। इसका जो री एग्ज़ाम वाला था वो हमने कल करा दिया था। ये जो पेपर है आपका रिसर्च वाला, इसमें क्वेश्चन बहुत टफ हैं, री एग्ज़ाम वाले में भी और इसमें भी। तो आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, किताब में नहीं मिल रहे हैं और बहुत सारी जगह खोज गए वहाँ नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए इतना लेट ये वीडियो आपकी हो गई है, क्योंकि पूरा दिमाग ना इसने चौक कर दिया। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या क्या करना चाहिए। तो देखो आप लोग देख लेना वीडियो, आपके काम की है ये तो 100% श्योर है काम की है, क्योंकि आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर में से लगभग 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन, और हो सकता है ये दोनों वीडियो जो बनाई हमने, पिछली वाली रिसर्च की और ये वाली, ये दोनों जो है इनको देख लेना, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे कि 301 में आए थे, काफ़ी हद तक प्रश्न फंसे हैं, इसमें से फंस सकते हैं। तो आप लोग सही से देख लोगे तो हो सकता है बहुत फ़ायदा आपको मिल जाए। और दूसरी बात ये कि इन पेपर के रिसर्च के पेपर के जो प्रश्न हैं, इनके आंसर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मेहनत करनी पड़ी है इन दोनों पेपर के लिए। लेकिन हमने देखा कि रिसर्च वाली जो वीडियो डाली थी हमने, उस पर आप लोगों के ना तो लाइक्स बढ़े हैं, ना कमेंट्स ज़्यादा बढ़े हैं, और ना ही आपने उसे शेयर किया है। तो देखो ऐसे काम मत करो भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है। केवल आपकी वजह से पूरा दिन लगकर आंसर्स खोजे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, नहीं आ रहे तो वो मंगाए जा रहे हैं किसी से, ये सब किया जा रहा है। तो आप जब इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आप कोशिश ये करो कि कम से कम लाइक और शेयर तो उसको करो। ठीक है, मेहनत बहुत लग रही है, नहीं तो इस टाइम 11:50 हो रहा है अभी, इस टाइम हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते। यदि मेहनत नहीं लगती तो तुरंत करा के डाल देते आपके लिए, या उल्टा सीधा करके डाल देते, लेकिन वो ठीक नहीं है ना। अब आप पेपर देने जाओ तो आपके सामने सही उत्तर तो होना चाहिए ना। तो इसलिए आपके लिए पूरा दिन मेहनत करने के बाद आपको ये इस टाइम दी जा रही है, जिससे आप रात में, जैसे यदि कुछ लोग अभी जग रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो वो देख लें, या फिर ऐसा हो सकता है कि सुबह उठ के कोई अर्ली इन द मॉर्निंग देख लें, तो आप देख लेना इसको। ठीक है, दोनों वीडियो देख लोगे, आपको काफ़ी तक हेल्प मिलेगी। तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत मेहनत होती है हर चीज़ में, समझा करो इसे, नहीं तो इतनी रात में हम ये कभी नहीं बनाते, सो रहे होते आपकी तरह। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। टाइम वैसे बहुत वेस्ट हो गया है। शुरुआत करते हैं। पेपर है 302 मैथडोलॉजी ऑफ एजुकेशन रिसर्च सेकंड। ठीक है, री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, एक्स स्टूडेंट, ये सब का है। जो कल कराया था वो री एग्ज़ाम था। स्टार्ट करते हैं, प्रश्न देखिएगा। इस बार आपके 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना। ये देखो, हम पढ़ेंगे नहीं ज़्यादा, केवल आंसर करते चले जाएंगे। आप देखना, प्रश्न पढ़ लेना, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये कि हाँ शॉर्ट में बताते जाएंगे। ये देखो, ये पहला है प्रश्न, आनुमानिक सांख्यिकी। आनुमानिक सांख्यिकी को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव, यानी कि आगमनात्मक। ठीक है, यानी इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स आल्सो नोन एज इंडक्टिव स्टैटिक्स। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यू टेस्ट विकसित किया था, तो यू टेस्ट जो विकसित किया था एच बी मैनन और डी.आर. व्हिटनी दोनों ने किया था, तो आंसर होगा इसका सी। तीसरा देखिए, परिकलक का प्रकार कौन सा, परिकलक यानी कंप्यूटर का प्रकार कौन सा है, तो डिजिटल एनालॉग, दोनों सही है, आंसर होगा सी। चौथा देखिए, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। फोर्थ देखिए, फोर्थ, परिकलक की कौन सी विशेषता नहीं है, तो भैया ये परिकलक यानी कि कंप्यूटर जो होता है ऑटोमेटिक डिलीजेंस और पावर मेमोरिंग सब रिमेम्बरिंग सब करता है, लेकिन ये फीलिंग्स नहीं होती इसमें। ठीक है, क्या नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती। मशीन है, मशीन में फीलिंग कहाँ से आई, है ना। पाँचवा देखिए, परिकलक का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इज, तो ये जितने भी एप्लीकेशन है ना, ये सब सही है, इसका आंसर होगा डी। पाँचवें का आंसर होगा डी। ठीक है, आगे देखिए, छठवां, सामान्यतः शोध प्रदत्त है। छठवां देखिए, सामान्यतः शोध प्रदत्त है, तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। साथ में देखिए, ये जो जितना भी ये लिखा हुआ है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान एक व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य एवं सूक्ष्म अन्वेषण है, जिससे प्राकृतिक घटनाओं में विद्यमान अनुमानित संबंधों का अध्ययन परिकल्पनात्मक तर्क वाक्यों के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर होगा ए। तो किसने कहा है, तो आंसर क्या है इसका, ए। आठवां देखिए, निर्देशन वितरण, ये वाला जो प्रश्न है ना, इसका आंसर हमको मिला नहीं है, मिलेगा तो हम आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, आठवें का आंसर हमको नहीं मिला है, आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हमको इसका आंसर सही नहीं पता है, लगता है गिलफोर्ड है, लेकिन हमको करेक्टली आंसर नहीं पता है। ठीक है, हमको लगता है गिलफोर्ड है, लेकिन करेक्टली नहीं पता, फिर कह रहे हैं, तो आठवां छोड़ रहे हैं हम यहाँ पर। कुछ प्रश्न आपको यहाँ छूटे हुए मिलेंगे, क्योंकि उनके आंसर मिल नहीं रहे हैं, इसलिए आपको छूटे हुए यहाँ पर प्रश्न मिल सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए 9वां, किसने कहा साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है? ये किसने कहा? तो ये कहा था जॉन जी डार्ले ने। किसने कहा था? जॉन जी डार्ले ने। अनिर्देशित साक्षात्कार को कहा जाता है। तो ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है, लेकिन इसका निरीक्षणात्मक हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो अनिर्देशित साक्षात्कार होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो साक्षात्कार करता है, मतलब जो साक्षात्कार करने वाला वहाँ गया है, वो उत्तरदाता को खुली छूट देता है और कहता है, वो उसे इतना उत्तेजित कर देता है कि आप उसके सामने भाषण बोलने लगो। यानी कि एक साक्षात्कारकर्ता अपने हिसाब के प्रश्न निकलवाने के लिए, घटना से संबंधित प्रश्न निकलवाने के लिए उत्तरदाता के सामने इस तरह से उसे उत्तेजित कर देगा उत्तरदाता को कि वो सामने खड़ा होकर भाषण दे। तो साक्षात्कारकर्ता यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो उसका ऑब्जर्व करता है कि इसके बोलने का तरीका क्या है, ये जल्दी जल्दी अपनी भड़ास तो नहीं निकाल रहा, ये कैसी बात कर रहा है, घटना से संबंधित ये कितना नाराज़ है, कितना खुश है। तो मतलब इसको हम निरीक्षणात्मक कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्व करता है वो उसे देखकर। इसका दूसरा जो नाम है वो यहाँ नहीं दिया गया है, और हो तो हमको बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशनल हो सकता है। बाकी का आंसर नहीं पता है। इसका काफ़ी हद तक ये निरीक्षणात्मक हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है? तो कौन सी शोध विधि नहीं है? तो ऑब्जर्वेशन शोध विधि नहीं है। इसका आंसर ऑब्जर्वेशन हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, काफ़ी हद तक सही है और यही होना चाहिए हमको लगता है। ये देखिए शोध विधि नहीं है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, अवलोकन, ये शोध विधि नहीं है, बाकी तीनों हैं। आंसर ही लगेगा इसमें। 12वां देखिए। अच्छा 12, ये जिसने भी कहा ये, इसका आंसर हमको नहीं मिला है। तो 8वां और 12वां ये आंसर हमको नहीं मिला है। ठीक है, ये नहीं मिला हमको। आपको पता हो तो आप बता दीजिएगा, हमको इसका आंसर नहीं मिला है 8वां और 12वां। अब देखिए अनियंत्रित अवलोकन का प्रकार है, तो तीनों ही जो अनियंत्रित अवलोकन के प्रकार हैं, तीनों ही सहभागी, असहभागी, अर्धसहभागी, तीनों ही हैं ये। ठीक है, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के। समाजमिति का प्रतिपादन किसने किया था? J.L. मोरेनो ने किया था। ओके, किसने किया था? J.L. मोरेनो ने। 15 देखिए, समाजमिति आंकड़ों के विश्लेषण की विधियाँ हैं, तो ये तीनों ही विधि हैं, सोशियोमेट्रिक, सोशियोग्राम, सोशियोमेट्रिक इंडेक्स, तीनों ही हैं। आंसर होगा डी। ठीक है, आंसर होगा डी। 16वां देखिए, देखो आपको एकदम क्लियर नज़र आ रहा होगा, बहुत हाई क्वालिटी करके हम ये चला रहे हैं। ठीक है, 16वां देखिए, ये जितना भी लिखा हुआ ना, एक कक्षा द्वारा आयोजित एक विशिष्ट विषय वस्तु, देखो छोटा करूँ क्या, एक कक्षा द्वारा आयोजित एक विशिष्ट विषय वस्तु के क्षेत्र में छात्रों की ताकत एवं कमजोरी की पहचान करने के लिए कौन सा टेस्ट प्रयोग किया जाता है? तो छात्रों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करनी है ना, तो आपको पता ही होगा, इसके लिए हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जिससे विद्यार्थी की कमियां पता चल जाए, है ना। 17वां देखिए, 17 प्रश्नावली का तात्पर्य उस यंत्र से, देखो ये वाला भी नहीं मिला है हमको। ठीक है, ये वाला भी नहीं मिला है। जो लोगों ने अपने परिभाषा दी हैं उनके आंसर नहीं मिले हैं इसमें, ऐसा हुआ है। ठीक है, तो 8वां और वो कौन सा था, 12वां और 17वां, इनके आंसर आपको मिले तो आप बता देना। ठीक है, वैसे आप इनको पेपर में छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको 100 में से 80 करना है, तो इनको छोड़ सकते हो। ओके, देखिए 18वां, प्रश्नावली को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? प्रश्नावली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो 18वें का आंसर क्या होगा? ये होगा फ्रांसिस गाल्टन द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसिस गाल्टन द्वारा। और हैम्बल्टन ने टेस्ट के कितने प्रकार बताए? तो 6 बताए हैं, ये लगभग 6 बताई। ठीक है, मापनी विधियों के मुख्य प्रकार हैं, कौन कौन सी हैं? तो ये दोनों ही हैं, साइकोफिजिकल और साइकोलॉजिकल स्केल, दोनों ही है। ठीक है, आंसर होगा इसका सी। एक बात और, आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, आपके सामने यहाँ ये प्रश्नों की श्रृंखला है, उत्तर भी हैं। किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। 21वां देखिए, मापनी का उद्देश्य है। मापनी का उद्देश्य क्या है? तो ये सभी सही है, इसमें देख लेना आप। अमूर्त विशेषताओं का मापन, व्यक्ति के हाव भाव की वस्तुनिष्ठता प्रदान करना, मनोवैज्ञानिक गुणों का सांख्यिकी विश्लेषण, इसमें सभी सही है। आंसर होगा डी। 22वां देखिए, थर्स्टन मापनी को कहा जाता है, तो इसे समभाषी मध्यांतर प्रणाली यानी कि इक्वल अपीयरिंग इंटरवल कहा जाता है। आंसर होगा इसका बी। क्या कहा जाता है? बी। ओके, इक्वल अपीरियल इंटरवल थर्स्टन को। अनुसूची का प्रकार है, तो ये तीनों ही अनुसूची के प्रकार हैं, रेटिंग, डॉक्यूमेंटल, इंस्टीट्यूशनल सर्वे। ठीक है, आगे देखिए 24वां, अनुसूची में इन द शेड्यूल, तो इसमें क्या है? इसमें यह है, इसमें छोटे प्रश्न लेते हैं। ठीक है, इसमें लघु प्रश्नों की रचना की जाती है। 24 का होगा सी, इसमें लघु प्रश्नों की रचना की जाती है।
तभी तो पूछा जाता है। आगे देखिए, चयन साक्षात्कार किया जाता है, सिलेक्शन इंटरव्यू इज डन। क्यों किया जाता है, मतलब किस विषय में किया जाता है और क्या होता है इसमें चयन सिलेक्शन इंटरव्यू में। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा मनोवृत्ति अभिक्षमता एवं क्षमता का पता लगाने के लिए। ओके, आंसर क्या होगा, बी। 26 देखिए, कठिनाई स्तर अधिक है। कठिनाई स्तर किस में ज़्यादा है, तो जो पावर शक्ति परीक्षण होता है उसमें कठिनाई स्तर ज़्यादा होता है, स्पीड वाले में ज़्यादा नहीं होता है, पावर शक्ति में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल चल जाता है, कठिनाई स्तर इसमें तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जो ज़्यादा बढ़ता है वो शक्ति परीक्षण होता है। उत्तम परीक्षण की विशेषता है, तो उत्तम परीक्षण कैसा होगा, उत्तम परीक्षण कैसा होगा, तो ये लिखा है ना, केवल व्यवहारिक, वस्तुनिष्ठ और ये सारी चीज़ में है। ठीक है, उत्तम वही होता है। निम्नलिखित में कौन स्व रिपोर्टिंग तकनीकी का एक प्रकार है। स्व रिपोर्टिंग यानी कि अपनी रिपोर्टिंग कौन सी तकनीकी है, तो इसमें है प्रश्नावली। आप क्वेश्चनायर के द्वारा स्व रिपोर्टिंग करते हो। ठीक है, क्वेश्चनायर के द्वारा। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के चरण हैं, तो कौन कौन से हैं, ये सारे चरण जो दिख रहे हैं ना आपको, समस्या की पहचान, डाटा कलेक्शन, क्रिटिसाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन डाटा, तो सब हैं। ठीक है, ये हो गया डी। ऐतिहासिक पद्धति में अभाव रहता है, किस चीज़ का अभाव रहता है, तो इसमें तटस्थता का अभाव रहता है। किसका, तटस्थता का अभाव रहता है इसमें। ओके, आंसर बी होगा इसका। 30 का आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं इसमें, शैक्षिक अनुसंधान को किसने परिभाषित किया, तो जो एजुकेशनल रिसर्च के बारे में जो बताया था वो बताया था जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने, JW बेस्ट ने। ठीक है, पुस्तकें और दस्तावेज प्रमुख स्रोत हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना। पुस्तकें और दस्तावेज प्रमुख स्रोत हैं, किस चीज़ का स्रोत है, ऐतिहासिक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए पुस्तक और ये जो दस्तावेज होते हैं। वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है, तो जो बूथ है ना, बूथ, उनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्वे, जिसको बूथ को कहा जाता है। ठीक है, 33 का होगा सी। आंसर देख लीजिए, 33 का सी। 34, हमको पता है आपको नींद आ रही होगी, नींद हमको भी बहुत भयंकर वाली आ रही है, लेकिन बात यह है कि ये बहुत ज़रूरी है पेपर आप तक पहुंचाना। सर्वेक्षण विधि की विशेषता है, तो कौन सी विशेषता है सर्वेक्षण विधि की, देखिए आंसर क्या है इसमें, तीनों ही सही हैं। स्थानीय समस्याओं का हल, ज्ञान को बढ़ाना, वर्तमान समस्याओं को हल करना, आंसर उपयुक्त सभी। केस स्टडी के मुख्य प्रकार हैं, तो केस स्टडी कितने प्रकार की होती है, तो ये होती है 5 प्रकार की, है ना। कितने प्रकार की होती है केस स्टडी, 5 प्रकार की, 5 टाइप होते हैं। केस स्टडी का उद्देश्य क्या है, उपचारात्मक, निदानात्मक, शैक्षिक। मुख्य रूप से तो इसका डायग्नोस करना होता है, मेनली तो होता है डायग्नोस करना, लेकिन इनको भी नकारा नहीं जा सकता, इसलिए आंसर होगा डी। ठीक है, आंसर होगा डी। 37 देखिए, प्रयोगात्मक शोध में किसकी आवश्यकता नहीं होती, देखिए प्रयोगात्मक शोध में किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो देखो ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल सबकी होती है, लेकिन इसमें विषय विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसमें टॉपिक एनालिसिस की आवश्यकता नहीं होती, आंसर डी लगेगा इसमें। इसे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी बात प्रयोगात्मक तथा एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में साझा नहीं है, यानी कि कौन सी बात ऐसी है जो इन दोनों में एक जैसी नहीं है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है इसमें, तो इसका जो आंसर होगा 38 का, वो आंसर होगा ए। क्या होगा, स्वतंत्र चरों का स्वेच्छा से प्रबंधन, इसका आंसर होगा ए, जो साझा नहीं करती है, स्वतंत्र चरों का स्वेच्छा से प्रबंधन। अच्छा, ये जो आंसर है कुछ एकदम कुछ नहीं, मतलब आंसर तो सारे ही करेक्ट हैं, लेकिन एक दो में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आंसर इसका यही है, स्वतंत्र चरों का स्वेच्छा से प्रबंधन। हालांकि इसमें एक और आंसर हो सकता था, कौन सा जानते हो, ये आंसर भी इसमें हो सकता था, ये वाला सी वाला आंसर हो सकता था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में कार्य कारण देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो में प्रभाव कारक देखते हैं ना, तो इसलिए ये हो सकता था, लेकिन इसका आंसर ये सही है, ए, स्वतंत्र चरों का स्वेच्छा से प्रबंधन। 39 देखिए, घटनोत्तर अनुसंधान है, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान रिसर्च है, कौन सी रिसर्च है, तो ये पूछा गया इसमें कि ये कैसी है, कोरिलेशन है, नॉन एक्सपेरिमेंटल है,
स्टडी ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप है या ये सभी है। तो पूछा जा रहा है तो इसका आंसर जो होगा ना वो होगा डी। ठीक है, क्या होगा? डी, ये सभी है। कोरिलेशन नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप। प्रयोगात्मक शोध का प्रकार नहीं है, तो कौन सा इनमें शोध का प्रकार नहीं है? कौन सा वाला? एक्सपेरिमेंटल वाला। तो भाई ये दोनों जो है ना जो एक्सपेरिमेंटल के हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है ये वाला नहीं है। बाकी ये लेबोरेटरी और फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च दोनों ही हैं। ठीक है, 41 देखिए। अर्ध प्रायोगिक शोध में किस डिज़ाइन का प्रयोग नहीं होता? अर्ध प्रायोगिक शोध में किसका प्रयोग नहीं होता? तो देखो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल होता है और इसमें क्रॉस होता है और इसमें कोहर्ट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं होता, लैटिट्यूड नहीं होता। आंसर होगा इसका बी। क्या होगा आंसर? बी होगा इसका आंसर। ओके, 42 देखिए। प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है ना वो आंसर होना चाहिए ये मिथ्या प्रयोगात्मक डिज़ाइन, ये होना चाहिए। लेकिन भैया इसका आंसर बहुत क्लियर नहीं है, इसका आंसर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, लेकिन होना ये चाहिए स्यूडो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। 43 देखिए। प्रयोगात्मक डिज़ाइन नहीं है, इनमें से कौन सी प्रयोगात्मक डिज़ाइन नहीं है? तो लास्ट वाला देखिए, इसमें रैंडमाइज्ड मैच्ड प्रोटेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंटल दो होते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक वाला ग्रुप जो होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। लेकिन इसमें ये देखिए एक बार, ये 43 का आंसर। हाँ, अच्छा एक बात और, रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ हाँ जी जी, गड़बड़ ये है कि प्रयोगात्मक डिज़ाइन जो है ना वो सर्वे डिज़ाइन नहीं है, सर्वे डिज़ाइन नहीं है। आंसर ए होगा इसका, ये नहीं होगा, ए होगा इसका आंसर। ठीक है, और बाकी तो ये सब जितने भी पार्ट्स हैं ये सर्वे डिज़ाइन के हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों पार्ट सर्वे के हैं, इसके हैं, एक्सपेरिमेंटल के हैं, लेकिन सर्वे डिज़ाइन इसमें नहीं आता है, प्रयोगात्मक डिज़ाइन। ठीक है, ओके चलिए आगे चलते हैं। चवालीस देखिए। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग गुणात्मक शोध के अंतर्गत किया जाता है? गुणात्मक शोध की बात हो रही है, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है। तो इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, समूह केंद्रित विधि में, प्रत्यक्ष अवलोकन में, कथात्मक शोध में, सब में किया जाता है गुणात्मक शोध का। गुणात्मक शोध का उदाहरण है, इनमें कौन सा उदाहरण है गुणात्मक शोध का? तो देखिए इसका जो 45 का जो आंसर होगा ना वो होगा केस स्टडी। क्या होगा? केस स्टडी। ओके, अच्छा इंटरव्यू को भी गुणात्मक शोध में बहुत लिया जाता है, ठीक है। आंसर इसका केस स्टडी बताया है, तो इसका केस स्टडी आंसर होगा। ओके, केस स्टडी लगाइए, गुणात्मक शोध में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक शोध की विशेषता नहीं है? गुणात्मक शोध की विशेषता नहीं है, तो देखो ये सब्जेक्टिव होता है, और क्या लिखा है? आगमन पद्धति और निगमन पद्धति का इसमें प्रयोग होता है। तो इसकी जो विशेषता नहीं है ना वो इनमें से कोई नहीं है, मतलब सब हैं गुणात्मक शोध में, ये सारी चीज़ आती हैं। ठीक है, आगे देखिए। गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है यह किसी बिना, देखो पहला गलत है इसमें, और इसमें दूसरा भी गलत है। तीसरा देखिए, यह संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह और विश्लेषण से संबंध रखता है। तो इसका जो आंसर होगा ना, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बी ही होगा, क्योंकि यही अच्छा है। क्योंकि इसमें क्या है, ये तथ्य इसमें होते नहीं हैं, डाटा कलेक्शन नहीं होता है इसमें। डाटा कौन सा? न्यूमेरिकल वाला डाटा कलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये ना यह मुख्य रूप से घटना के समन्वेषण से संबंध रखता है। ठीक है, इट इज़ मेनली कंसर्न विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमेना। ओके, तो आंसर होगा इसका बी। ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें संख्यात्मक तथ्य हैं और ये गुणात्मक में आता ही नहीं है। 48 देखिए। अनुसंधान रिपोर्टिंग की विधि होनी चाहिए, तो अनुसंधान की जो रिपोर्टिंग की विधि होनी चाहिए ना वो कैसी हो? वो होनी चाहिए साइंटिफिक। कैसी? साइंटिफिक। उसके आकर्षक होने से कोई मतलब नहीं होता, साइंटिफिक होनी चाहिए। ठीक है, ये आंसर सही है। 49 देखिए। एक शोध रिपोर्ट तैयार करने हेतु शोधकर्ता वांछित गुणवत्ता है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ रिसर्च रिपोर्ट द क्वालिटी डिजायर्ड इन अ रिसर्चर इज। एक शोधकर्ता में क्या क्वालिटी होनी चाहिए शोध करने के लिए? तो भैया ये तीनों क्वालिटी उसके अंदर होनी ही चाहिए, तभी वो अच्छी तरह शोध कर पाएगा।
अपनी शोध रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व उसे किससे पूछना चाहिए, है ना, ये क्या दिया है, अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व आप किससे परामर्श करेंगे। तो भैया आप जब रिपोर्ट तैयार करोगे ना तो सुपरवाइज़र, एल्डर कलीग और जो भी आपके पूर्ववर्ती हैं, ठीक है, सबसे आप बात करेंगे। ठीक है, आंसर होगा इसका डी। ओके, प्रस्तावना शब्द होने चाहिए। प्रस्तावना शब्द कैसे होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए, परिवर्तनशील और विनम्र होने चाहिए। ठीक है, आंसर सी। 52 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शोध प्रस्ताव और शोध रिपोर्ट में सामान्य तत्व नहीं है। तो इन दोनों में कौन सा नहीं है, तो अग्रिम शोध के लिए निहितार्थ। ठीक है, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, आंसर होगा 20 का, 52 का बी। 53 देखिए, शोध प्रस्ताव लिखने का कारण है। शोध प्रस्ताव लिखते क्यों हैं भैया, तो इसका जो आंसर है ना, शोधकर्ता को सरलता देना, कार्य को सुचारू रूप से संचालित करना, शोध को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से। ठीक है, आंसर मुख्य तो यही सी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये तीनों ही इसमें सही हैं। आंसर होगा इसका डी, 53 का डी। 54 देखिए, शोध रिपोर्ट अन्य पुरुष शोधकर्ता एवं भूतकाल में लिखी जाती है। किसमें, पास्ट टेंस में लिखी जाती है शोध रिपोर्ट। ठीक है, जो काम हो चुका है उसके बारे में लिखा जाता है। ओके, वैसे तो एक बात ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ये सब में ही लिखा जाता है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो भूतकाल ही होगा। ठीक है, पास्ट टेंस। शोध रिपोर्ट के कितने मुख्य भाग होते हैं, तो देखिए ये शोध रिपोर्ट जो है ना, इसके मुख्य भाग होते हैं 5। कितने, 5। संदर्भ सूची के अंतर्गत नहीं आता। संदर्भ सूची में क्या नहीं आता, तो ये जो क्वेश्चनायर है ना, ये संदर्भ सूची में नहीं आती है। क्या, क्वेश्चनायर। ओके, 56 का आंसर क्या लगाएंगे आप, सी। बाकी समसामयिक पत्रिकाएं, निबंध लेख, समाचार पत्र, ये सब आते हैं संदर्भ सूची में, लेकिन क्वेश्चनायर नहीं आती है। 57 देखिए, संक्षिप्तीकरण के उपयोग में लाया जाता है। तो ये इविड, ऑफसेट, लोकसेट, ये तीनों ही लाए जाते हैं। ठीक है, ओके। आगे देखिए, लोकसेट किस भाषा से लिया गया है, यानी क्या क्या पूछ लिया गया है। देखो प्रश्न ऐसे हैं, प्रश्न आंसर तक नहीं मिले हैं इन प्रश्नों के, बहुत सारे प्रश्नों के आंसर तक नहीं मिले, बड़ा मुश्किल से ढूंढ ढांड के लोगों से पूछ पाछ के और कहीं भेज कर कुछ क्वेश्चन को तब जाकर ये आपके लिए वीडियो तैयार किया जा रहा है, बहुत मेहनत के बाद। भाई आप लोग सोचते हो कि हमारे पास आंसर लिखे हुए हैं और हम आपको दे दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। बहुत मेहनत के बाद ये आप तक पहुँचाए जा रहे हैं, जाने कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए, अपनी मेहनत लगाई पूरी, इसलिए तो इतना रात में ये किया जा रहा है आपके सामने। तो ये किस लिए, केवल आपके लिए, जिससे आपको पेपर में हेल्प मिल जाए, केवल इसलिए। नींद हमको भी आपसे ज़्यादा आ रही है, पता है, लेकिन फिर भी हमको नहीं लगता कि इस टाइम अभी सोना चाहिए, क्योंकि आपको इस टाइम बहुत ज़रूरत है पेपर की। तो देखिए, चलते हैं प्रश्नों की ओर ही। आपसे बस इतनी उम्मीद है कि थोड़ा इसको आगे बढ़ाओगे तो हमको भी अच्छा लगेगा और उन बच्चों तक भी पहुंचेगा जिनको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आपकी आवश्यकता को देखकर ही यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। तो आप जैसे बहुत सारे एमएड वाले विद्यार्थी हैं जिनके पास किताब नहीं है, प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं है, तो उनके पास आप भेजिएगा ज़रूर, है ना। और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, किस किस ने लाइक और सब्सक्राइब और शेयर किया, कमेंट ज़रूर करना, इससे और अच्छा लगे। पेपर के बाद सॉल्यूशन भी देंगे फिर, है ना। अब देखिए 58 हो गया, 58 का हुआ, ये जो लोकशिट है ना, लैटिन भाषा का शब्द है। ओके, अब 59 देखिए, शोध रिपोर्ट में ये प्रश्न थोड़ा एकदम ऐसा लग रहा है, साफ साफ नहीं दिख रहा है ना, तो लो ऐसे कर देते हैं। शोध रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या लिखी जाती है, तो जो पेज नंबर लिखे जाते हैं शोध रिपोर्ट में, वो मेनली रोमन अंकों में लिखे जाते हैं। किसमें, रोमन नंबर्स में लिखे जाते हैं। ओके, कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय अंक भी दिखते हैं, लेकिन रोमन अंक मेनली होते हैं, तो इसका आंसर लगेगा ए। रिपोर्ट क्या लिखा, रिसर्च रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। रिसर्च रिपोर्ट की आवश्यकता क्यों होती है भाई, तो इसकी आवश्यकता होती है मूल्यांकन में, संप्रेषण में, योगदान, प्रसारित हो। आंसर होगा डी। शोध रिपोर्ट की भूमिका में सम्मिलित नहीं है। इनमें से शोध रिपोर्ट में क्या सम्मिलित नहीं है, तो जो अप्रूवल लेटर होता है ना, वो नहीं सम्मिलित होता है। बाकी परिकल्पनाएं, अध्ययन की विधि, समस्या का वर्णन, ये सारी चीज़ होती हैं, लेकिन अनुमोदन पत्र नहीं होता उस रिपोर्ट में। ओके, आंसर सी। आपको किसी प्रश्न में कुछ भी डाउट हो तो आप भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, जिसको उसको रीचेक किया जाएगा किसी भी प्रश्न में लगे आपको तो। 62 देखिए, शोध रिपोर्ट का भाग है। शोध रिपोर्ट का मतलब कौन कौन से इसमें भाग हैं, तो आंसर होगा इसका डी,
वैज्ञानिक तरीके से शोध रिपोर्ट लिखने का लाभ है। क्या लिखा है? लाभ लिखा क्या है? हाँ देखिए, वैज्ञानिक तरीके से शोध रिपोर्ट लिखने का लाभ है। तो इसका यदि वैज्ञानिक तरीके से आप लिखते हो तो ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन आपका सही रहता है। ठीक है, ये सभी ठीक है वैसे, लेकिन इसका आंसर ए। ओके, वैश्विक मानकीकरण। शोध रिपोर्ट लिखने का लाभ यह है कि इसमें वैश्विक मानकीकरण बढ़ता है। 64 देखिए, शोध रिपोर्ट का शीर्षक पृष्ठ होना चाहिए, यानी कि जो इसका जो टाइटल पेज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो संक्षिप्त, सार्थक, वैज्ञानिक, तार्किक, सौंदर्यपूर्ण, आकर्षक। तो आंसर जो है ना इसका, ये आंसर सभी इसमें सारे ठीक हैं, वो है ना। आंसर होगा इसका डी। क्या होगा? डी। 65 देखिए, उद्धृत सामग्री की प्रस्तुति में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ रेफरेंस मटेरियल इंक्लूड। तो रेफरेंस में क्या क्या डालते हैं हम लोग? बिब्लियोग्राफी डालते हैं। क्या डालते हैं? बिब्लियोग्राफी। ठीक है। विचलन मान का प्रकार है। वेरिएबिलिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो रेंज, क्वार्टाइल और मीन, तीनों ही हैं। आंसर होगा डी। आंसर होगा डी। चरिता को भी कहते हैं। चरिता को और क्या कहते हैं भाई? वेरिएंस को और क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा, वेरिएंस को कहते हैं प्रमाणिक विचलन वर्ग और प्रमाणिक विचलन, यानी कि स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। आंसर होगा सी। चतुर्थांक विचलन का सूत्र क्या है? तो भैया ये है बी, Q बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, Q, ये प्रश्न आ सकता है, याद रखना। Q बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। आंसर होगा बी। प्रमाणिक विचलन के साथ प्रयुक्त करते हैं। तो प्रमाणिक विचलन जो होता है उसके साथ क्या क्या प्रयुक्त आप कर सकते हो? क्या इन सबको कर सकते हो या इनमें से किसी एक को कर सकते हो? तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा डी। क्या होगा? डी, सभी को। मध्यमान यानी कि मीन, मीडियन, मोड, तीनों को कर सकते हो। एनोवा विकसित किया गया। तो एनोवा टेस्ट जो था फिशर द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, यदि किसी को डेट पता हो तो बताना। फिशर द्वारा विकसित किया गया था एनोवा टेस्ट। सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषता नहीं है, यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की विशेषता नहीं है। तो लिखा है ना उच्च वक्रता, ये नहीं है। बाकी ये दोनों हैं, शून्य वक्रता भी है, यूनिमॉडल भी है और कोर्टोसिस भी है, तीनों है, पर ये नहीं है उच्च वाला। मीजोकर्टिक वक्र कर्टोसिस गुणांक का मान कितना होता है? तो होता है 0.263। क्या होता है? 0.263। 73 देखिए, सामान्य संभाव्यता वक्र का विस्तार कितना होता है? तो ये होता है -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक। ठीक है, कहीं 6 सिग्मा भी पढ़ा गया था, लेकिन उसका इसमें बुक में नहीं मिला हमको। तो इसका जो सही है -3 सिग्मा से +3 सिग्मा। ठीक है, आंसर बी। 74 देखिए, सामान्य संभाव्यता वक्र की ऊंचाई होती है। तो इसकी जो ऊंचाई होती है ना वो होती है 39.89%। ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज हाईएस्ट इज 39.89%। सामान्य संभाव्यता वक्र के रूप में सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। हेप्टोकर्टिक नहीं है, बाकी लेप्टो, मीजो और प्लेटी सब हैं। सहसंबंध प्रत्यय के जनक हैं। सहसंबंध कोरिलेशन के जनक कौन है भैया? तो जो कोरिलेशन के इसमें जनक है ना, वो जनक होंगे कौन? गाल्टन। किसने? गाल्टन ने सहसंबंध प्रत्यय को बताया था। ओके, आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। नहीं लग रही हो तो वीडियो अच्छी लगाना, क्योंकि इसमें मेहनत आपके लिए की गई है, जी तोड़ मेहनत। ठीक है, नहीं अच्छी लग रही हो तो अच्छी लगाना। एमएड वालों के लिए इसमें से कई प्रश्न फंसने के पूरे चांसेस हैं, पूरे। चलो आगे देखो। शून्य सहसंबंध को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑर्थोगोनल कोरिलेशन। ठीक है, समकोणिक सहसंबंध। आगे देखिए, स्पीयरमैन सहसंबंध का उपयोग किया जाता है। स्पीयरमैन का जो सहसंबंध है ना, स्पीयरमैन कोरिलेशन का यूज़ करते हैं छोटे ग्रुप में। किसमें? छोटे ग्रुप में। परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए स्पीयरमैन और पियर्सन दोनों का यूज करते हैं। तो आंसर होगा इसका सी। आंसर क्या होगा? सी होगा इसका। ठीक है, पियर्सन सहसंबंध गुणांक का संकेत चिन्ह कौन सा है? तो पियर्सन का है आर। क्या है? आर। ठीक है, और ये रो किसका है? रो है स्पीयरमैन का। ठीक है,
पियर्सन का आर, रो एस पियरमैन का। अब देखिए यहाँ, अरे क्या होगा ये, केंडला-कोटी अंतर सहसंबंध का सूत्र क्या है? इसमें केंडला, इसे बोलता है ताऊ, ताऊ बोलता है ना, ताऊ ये वही है, ठीक है। तो केंडला का रैंक डिफरेंस सूत्र कौन सा है? तो ये है ताऊ बराबर, ताऊ बोलते हैं हम लोग इसे, एस अपॉन, ये ऐसे लिखा है, ताऊ बराबर एस अपॉन फिर एन कोष्टक n-1, n-1, ओके, इस तरह से अपॉन 2, ठीक है, इस तरह से है। तो आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। 82 देखिए, गुणन आगुण सहसंबंध का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल पियर्सन। आंसर क्या रहेंगे? 82 का कार्ल पियर्सन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण प्रतिगमन के लिए SPSS चरणों में आदेश होता है। कितने चरणों में आदेश इसका होता है? तो देखो, कहीं इसका एक भी बताया, कहीं 2 भी बताया है। तो भैया इसका जो आंसर है ना 83 का, वो कंफर्म नहीं है हमको। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका कहीं एक भी बताया और कहीं 2 भी बताया गया है, पता नहीं कितना है। ओके, तो एक प्रश्न आपका ये है, यानी कि आपको याद रखना है, एक 8वां है, एक 12वां है ना, और एक कौन सा था 17वां है, और एक 83वां है। आपको इनमें से कोई मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बता देना, और नहीं मिले तो भी आपको कमेंट करना है, क्योंकि ध्यान रखना, आप जब कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मन करता है आपके लिए बनाने का, है ना, आपके लिए मेहनत करने का। तो जब इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है रात रात भर, तो भैया आप भी थोड़ा ध्यान रखिए। ये देखिए, टाइप ऑफ रिग्रेशन रिग्रेशन का टाइप कौन सा है इसमें? तो इसमें सिंपल, लॉजिस्टिक, स्टेपवाइज, तीनों सही। आंसर होगा डी। प्रतिगमन समीकरण है, कौन सा समीकरण है? तो गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई, ठीक है। ये प्रतिगमन समीकरण क्या है? गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई। ओके, आगे देखिए। OLS प्रतिगमन तकनीक का पूरा नाम क्या है? OLS का पूरा नाम क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो इसका है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ठीक है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, सी आंसर होगा। चरिता विश्लेषण को कहते हैं, तो चरिता विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को और क्या कहते हैं? एफ टेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? एफ टेस्ट। वन वे एनालिसिस कौन सा कहलाता है? तो इसमें सिंपल एनालिसिस को वन वे एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एफ अनुपात का सूत्र क्या है? तो भैया एफ अनुपात का सूत्र ऐसा पूछा है, एफ अनुपात का सूत्र क्या है? तो ये जो आंसर है ना इसका आंसर हमको नहीं पता है, इसका आंसर हमको नहीं पता है। तो ये 5वां प्रश्न है जिसका आंसर यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। आपको पता चले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और यदि हमको पता चलेगा, हम अपना सीनियर से पूछकर आपको बताएंगे, ठीक है, मतलब प्रोफेसर से पूछकर बताएंगे उनसे। यदि इनके आंसर हमको पता चलता है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यदि आपको पता चलता है तो आप लिख देना कमेंट बॉक्स में, ओके, ध्यान रखना। तो 5वां प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं इसमें आया है। देखिए 90, देखिए, टी टेस्ट का उपयोग किया जाता है। टी टेस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ना, देखिए, टी टेस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? पियर्सन सेशन की सार्थकता की जांच के लिए, और स्पीयरमैन की सार्थकता की जांच के लिए, और अंक द्विपंक्ति सहसंबंध की जांच के लिए। आंसर होगा इसका डी। एक मार्गीय चरिता विश्लेषण की प्रविधि में चरण कितने सम्मिलित होते हैं, या एक मार्गीय बोला जा रहा है, ठीक है, वन वे एनालिसिस में। तो वन वे एनालिसिस जो होता है ना, उसमें कितने विश्लेषण की प्रविधि, कितने चरण होते हैं उसमें ना, इस तरह से पूछा जा रहा है ना। तो इसमें देखो ये सब होते हैं, मध्यम वर्गों का योग, संपूर्ण वर्गों, भीतर के वर्गों का योग, ये सब है इसका आंसर, ठीक है। वन वे एनालिसिस वेरिएंस टेक्निक इंक्लूड द स्टेप इन, तो सारे स्टेप इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें सम ऑफ स्क्वायर विद इन, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन विद इन, और उसका टोटल सम, ये तीनों होते हैं। 92 देखिए, किसने कहा काई वर्ग आवृत्ति की विषमता के अनुपात का योग है? यह अनुपात प्राप्त और अप्रत्याशित आवृत्तियों के अंतर के वर्ग का प्रत्याशित आवृत्तियों से भाग देने से प्राप्त होता है। तो किसने कहा था ये जो इतनी लंबी चौड़ी बात जो कही थी ना, वो कही थी गिलफोर्ड ने। किसने कही थी? गिलफोर्ड ने। जैसे इनका नाम लंबा चौड़ा, ऐसे इनके काम लंबे चौड़े,
ठीक है, बी। आगे देखिए, काई वर्ग परीक्षण का सूत्र है, काई वर्ग परीक्षण का सूत्र है, तो इसका सूत्र क्या है? इसका जो सूत्र होगा ना वो होगा सिग्मा, देखो ये डी इसका आंसर होगा, क्या होगा? डी आंसर। ये ई जो बना है सिग्मा है ना, ओके, इसका आंसर होगा डी। आगे देखिए 94 का आंसर है, ये लिखा काई वर्ग परीक्षण में क्या प्रयुक्त करते हैं। तो इसमें क्या प्रयुक्त करते हैं काई वर्ग परीक्षण में? अच्छा ये बताना ये किसने दिया था परीक्षण, ये ज़रूर बताना है ना, आए तो आपको। काई वर्ग परीक्षण में यूज़ करते हैं हम आवृत्तियों का, किसका? फ्रीक्वेंसीज़ का, ओके, ध्यान रखना। 95 देखिए, काई वर्ग परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? अरे इसका तो उत्तर नीचे आ गया, अब क्या होगा? पियर्सन, ठीक है, कौन है? पियर्सन। 96 देखिए, काई वर्ग परीक्षण में तालिका कैसी होती है? तो इसकी जो तालिका होती है ना, होती है कंटीजेंसी, ठीक है, कॉन्टीजेंसी। 97 देखिए, अनुगमनात्मक सांख्यिकी में सम्मिलित है, जो इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड है, ये ऐसा पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा डी, टी टेस्ट, अनोवा, एनकोवा, तीनों ही हैं इसमें, ओके, डी आंसर। 97 का डी आंसर है। अरे भैया कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, रुक जाओ। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है ये। हाँ देखिए, अनुमानात्मक सांख्यिकी में सम्मिलित है, ये तो हो गया, डी आंसर है। मध्यमान की मानक त्रुटि है, तो मध्यमान की जो मानक त्रुटि है ना, इसका आंसर होता है स्टैंडर्ड एरर, यहाँ लिखते हैं ना स्टैंडर्ड एरर, और ये मीन बराबर होता है SD अपॉन अंडर एन, SD अपॉन अंडर एन, ये होता है इसका सूत्र। हम कितनी जल्दी लिखना है और कितनी धीरे लिखा जा रहा है, ये होता है, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड एरर मीन पर होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एन, ये होता है। लेकिन इसमें हमको कहीं दिख नहीं रहा है, इसमें हमको भैया दिख नहीं रहा है कहीं, तो इसमें क्या लगाएं? तो हमने तो ये लगा दिया डी, ठीक है। यदि ऐसा दिखे तो लगा देंगे हम, नहीं दिखे तो डी ही लगाएंगे, ओके। अब कोई स्टैटिक्स वाला बंदा होगा उसको और ज़्यादा ज्ञान होगा इसके बारे में, आंसर होगा इसका डी, ओके। अनुमानिक सांख्यिकी का मुख्य कार्य है, तो जो अनुमानिक सांख्यिकी होती है, इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स जो होती है, इसका मुख्य कार्य क्या है? जनसंख्या मानकों का अनुमान लगाना और सांख्यिकी रूप से आधारित परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा सी। तो भैया इस वाली वीडियो का लास्ट प्रश्न है और लास्ट उत्तर ये है, क्या है? मध्यमान के लिए कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है? ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं, नहीं रहने दो, छोड़ो नहीं तो बच्चे कहेंगे कम से कम इसका और करा देते, क्योंकि इतने आंसर पता होते तो फिर हम यहाँ ही क्यों कहते हैं ना। देखो बच्चों, इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा ए, 1 सैंपल टी टेस्ट का प्रयोग, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 100 प्रश्न यहाँ पर पूरे हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और नहीं लगा हो तो प्लीज़ लगाइएगा, मेहनत बहुत लगी है इसमें, और सब विद्यार्थियों के पास इसे बढ़ाना जिससे उनको थोड़ी हेल्प हो सके, ठीक है। तो इस तरह ये पेपर पूरा हुआ। जो 5 प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं, यदि हमको उनके बारे में पता चलेगा, उत्तर पता चलेगा, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और यदि आपको पता हो उनका आंसर सही तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को आगे बढ़ाना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, और अपने कमेंट यहाँ ज़रूर छोड़ कर जाना, ओके। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।